12 अंकों पर एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है इस वक्त। लेकिन अब एसजीएक्स निफ्टी से निकल के थोड़ा सा चलते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट की तरफ। एसबीआई नतीजे कैसे रहेंगे कैसे नहीं, इसका पहले इजाज़त लेता है। देखिए कुछ देर में मैं आपको कुछ डेरिवेटिव एनालिस्ट से बात करके, अगर आप देखें जो उनकी स्ट्रैटेजी है, देखिए एक तो यह है कि मैं इसमें एक प्लेन वनीला खेलूँ, यानी एक साइड का भी ले लो, तेज़ी या मंदी, या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि कुछ बनाने का मौका मिल जाए। याद रखिए एसबीआई इवेंट होता है, रिलायंस एक इवेंट होता है, इन्फोसिस एक इवेंट होता है जिसमें पैसा कमाने का मौका मिलता है। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, रिवॉर्ड बन जाएगा। लेकिन पहले नंबर बात करते हैं अंचल न्यूज़ रूम से। अंचल, आई थिंक सबसे बड़े नंबर्स जिसका इंतजार है बाजार को वो है एसबीआई। कैसे रहेंगे नंबर्स इस बार के? बिल्कुल, आपने सही कहा, एसबीआई के नतीजे अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। मार्केट्स के लिए ही नहीं, पूरे बैंकिंग सेक्टर का एक जायजा एसबीआई देता है। जहाँ तक रही बात इस बार Q1 नंबर्स की, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ आती हुई दिखेगी एसबीआई के नंबर्स में। हाँ, सिल्वर लाइनिंग ज़रूर देखने को मिलेगी नतीजों में, लेकिन जो प्राइमा फेसी नंबर्स हैं, जैसे कि एनआई करीब 9% ही बढ़ने का अनुमान है। डेफिनेटली लोन ग्रोथ थोड़ी इंप्रूव हुई है बैंक की, उसका कारण उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। छोटे कॉर्पोरेट लोन्स पे ज़्यादा फोकस है, जो रिस्क फ्री, जो लो रिस्क कॉर्पोरेट लोन्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन उसका पूरा इम्पैक्ट आते आते 2 से 3 तिमाहियाँ लग जाएंगी। वहीं दूसरी ओर प्रोविजंस पे नज़र डाली, ये सिल्वर लाइनिंग की मैं बात कर रहा था, करीब 44% प्रोविजनिंग कंपनी की बैंक की घट सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वाई बेसिस पे अभी प्रोविजनिंग बेहद हाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं एक साइन है कि जो 3 तिमाही से 4 तिमाही से अब लगातार प्रोविजनिंग बढ़ा रहे थे, अब वो शायद टॉप आउट होगी और वहाँ से अब एक कमी आती हुई दिखेगी आगे चल के भी। मुनाफा, जैसा कि मैं कह रहा था, प्रोविजनिंग वाई अभी भी हाई है और वही कारण है कि मुनाफा वाई बेसिस पे करीब देखे तो 27% गिर रहा है। हाँ, लेकिन आंकड़ा नज़र जरूर रखिएगा प्रोविजनिंग के, अगर ये आंकड़ा 7,000 करोड़ से ज़्यादा का आता है, 7,300 करोड़ से ज़्यादा का आता है, तो मुनाफे पे प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखेगा। और वहीं अगर ग्रॉस एनपीएस की बात रही, यहाँ पे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही आ रही है। चौथा क्वार्टर हुआ रादर, जहाँ ग्रॉस एनपीएस अपवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। 6.5% से इस बार ही बढ़ के 7% रहने का अनुमान है। लेकिन स्लिपेजेस का आंकड़ा भी काफ़ी ज़रूरी होगा, जो नए स्लिपेज है, क्योंकि बैंक के साथ हो क्या रहा है, इनके पुराने ग्रॉस एनपीएस पाइलअप होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी ऑफशूट हो रही है और ग्रॉस एनपीएस का जो आंकड़ा है बेहद बढ़कर आ रहा है। तो देखना होगा जो फ्रेश स्लिपेजेस का आंकड़ा है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड अभी जो नंबर्स आए हैं, सभी बैंकों ने अपनी प्रोविजनिंग घटाई है, लेकिन पाइलअप की वजह से ग्रॉस एनपीएस में एनपीए बढ़कर आए। अदरवाइज स्लिपेजेस सभी बैंकों ने कहीं ना कहीं कर्टेल किए। तो एसबीआई के केस में भी स्लिपेजेस के आंकड़े पर जरूर नजर रखिएगा। जी, शुक्रिया अंचल आपका। तो एसबीआई के नतीजों की बारीकी यहाँ पर बताई अंचल ने कि क्या क्या हाइलाइट्स रह सकती हैं। प्रोविजनिंग 2 गुना बढ़ सकती है, एसेट क्वालिटी पर दबाव दिख सकता है, लेकिन अगर नंबर्स खराब आएंगे तो ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह जो कि 9% उठा, या फिर प्राइवेट बैंक्स ने जिस तरह से बिहेव किया, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक की कमजोर नतीजों के बावजूद भी वो बिकवाली दिखी नहीं, ये जरूर देखना होगा। हालांकि नंबर्स वीक ही एक्सपेक्टेड है, 27% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी डिप हो सकती है, लेकिन स्ट्रैटेजी नतीजों से ठीक पहले आपके एसबीआई पर क्या होनी चाहिए, इस पर कुछ जानकारों का आउटलुक ले लेते हैं। मानस जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मानस, कल 2% गिरकर ये स्टॉक बंद हुआ 227 के लेवल पर। 220 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एसबीआई में, लेकिन आज नतीजों से पहले क्या स्ट्रैटेजी आप व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे ऑन एसबीआई? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो मोमेंटम ऑसिलेटर्स को देख के ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश है, इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि 220 के लेवल्स को एसबीआई ब्रेक नहीं करे। अगर 220 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रेक करता है, तब मैं समझता हूँ वहां पर लॉन्ग से निकलना चाहिए, क्योंकि उस केस में कम से कम 10 से 12 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक अपना 100 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है। इसलिए कॉशियस रहने की जरूरत है, 220 के स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। आपको लॉन्ग करना है तो आप 235 के ऊपर करें, क्योंकि जो रेंज 232 से 235 का है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है। तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो 235 के ऊपर करना है, और अगर शॉर्ट करना है, अगर आप शॉर्ट ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ बेहतर ये रहेगा कि 220 के लेवल जब ब्रेक हो तो वहां पे 10 से 15 रुपए के डाउन साइड के लिए वहां पर शॉर्ट करें और अपने स्टॉप लॉसेस 227 के ऊपर लगाएं। लेकिन माना जो अभी आप कह रहे थे ना, ये शायद पोस्ट नंबर्स का आप एग्जैक्टली स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन प्री नंबर्स अगर आप देखें, कुछ प्रीएम्प्ट करना हो, आप जैसे कह रहे थे कि मोरलेस स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो क्या 220 का पुट ऑप्शन सिक्योर करना ठीक ठाक है? आई मीन दैट कॉस्ट जो लगभग लगेगी 3 से 4 रुपए की रहेगी।
देखिए अगर 3 से 4 रुपए की कॉस्ट लगने की बात है तो देन डेफिनेटली बेटर ये रहेगा कि आप पुट में ट्रेड करें ना कि फ्यूचर में ट्रेड करें, क्योंकि वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। 220 में अगर 3 रुपए का हमको पुट ऑप्शन मिलता है तो खोने के लिए केवल 3 रुपए का ही रिस्क है। लेकिन अगर आप डाउन साइड देखिए, अगर 220 के लेवल ब्रेक होते हैं, हम ये एज्यूम करके चलें, तो वहां से कम 10 रुपए का क्रैक तो आना ही चाहिए। तो उसका वैल्यू कम से कम 10 रुपए तो होगा ही होगा उस टाइम पे, अगर 210 के लेवल एसबीआई दिखाएगा तो 220 के पुट ऑप्शन में ट्रेड करना बेहतर आइडिया है कंपेयर टू फ्यूचर में ट्रेड ओके, एक और चीज बताइए, 220 की पुट ऑप्शन 3.5 रुपए और 240 का कॉल ऑप्शन 2.25 रुपए। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट आई आपकी 3, 4, 5, 6 रुपए में आपको 240 और 220 का एक रेशो मिल रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स यू आर लॉन्ग स्ट्रेंगल। ये ठीक रहेगा मानस? देखिए ये ठीक रहेगा, स्ट्रेटजी ठीक रहेगी, लेकिन अगर आप ये स्टडी तब ठीक रहेगी जब आप अज्यूम कर रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 रुपए का आइदर साइड मूव आएगा। अगर वो 15-20 रुपए का आइदर साइड मूव नहीं आएगा तो शायद आईवी के डाउन होते ही हमें उसमें लॉस ज्यादा हो। तो बेटर ये है कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ना कि वोलेटिलिटी पे ट्रेड करें। ओके, चलिए शुक्रिया मानस इस पूरी चर्चा के लिए और आई थिंक अपनी राय रखने के लिए। देखिए पोस्ट नंबर्स तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप पोस्ट नंबर्स 235 के ऊपर लॉन्ग कर लिया, 220 के नीचे शॉर्ट कर दिया, लेकिन वो गुंजाइश देगा नहीं एसबीआई। अगर आपकी सोच ये है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ने वाली है और ये वॉलेटिलिटी में 20 रुपये का मूव, 18 रुपये का मूव देगा, तो याद रखिए 240 और 220 का जोड़ा लगभग 6.5 रुपये में 7 रुपये मिल रहा है। सेवे ये गेस वर्क अगर मैं आपसे बोलूँ करने को तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही ट्रेड दिया है और मैं भी मानती हूँ कि स्टेट बैंक में चार्ट में जितना वीकनेस है, क्योंकि मैं देख रही हूँ लास्ट जून से ये स्टॉक ऊपर तो आया है, पर आरएसआई के साथ प्राइस ऑसिलेटर के साथ इसका बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। तो कोई भी एक खराब छोटा मोटा खराब मतलब अगर रिपोर्ट्स में आता है कुछ वीकनेस, तो ये इसको एटलीस्ट करंट लेवल से 10-15 रुपया नीचे ला सकता है। तो मेरे ख्याल से पहला जो पड़ाव होगा, जो नीचे डाउन साइड में पहला जो लेवल होगा वो 220 का ही होगा। इनफैक्ट 225 से नीचे ट्रेड करने लगेगा तो ही छोटा सा शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है। 220 के बाद ऐड करना चाहिए। टारगेट 213 से 211 का नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक कहीं ना कहीं इस रेंज तक आके मतलब सेटल कर सकता है। ऊपर में अगर बहुत अच्छा होगा भी रिजल्ट्स तो भी 235-234 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा, ऐसा नहीं लगता है। तो स्पेशली एसबीआई के चलते थोड़ा बहुत वीकनेस में मार्केट में भी वीकनेस आ सकता है बैंक निफ्टी में, तो एसबीआई में सेल ही दिख रहा है। जी चलिए, इसके अलावा कुछ नतीजे देख लेते हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। एबी नूवो पर हालांकि हमने काफी बातचीत की है, लेकिन नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। जो मुनाफा है वो 56% गिरा है। 305 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट की है। टोटल इनकम फ्लैट रही और एबिटा में भी 30% का डिप देखा गया है। तो एबी नूवो पर आज मर्जर का तो रिफ्लेक्शन दिखेगा ही, लेकिन वीक अर्निंग्स का असर भी दिख सकता है और शायद दबाव दिखे स्टॉक में आज के सेशन में। लेकिन अच्छे नतीजे आए हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के। मार्केट क्लोजिंग के बाद ये नंबर्स आए हैं और एक टर्न अराउंड हुआ है। 23 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 28 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट की है, यानी एक टर्न अराउंड हुआ है वाईवाई बेसिस पर। और टोटल इनकम भी कंपनी की 31% बढ़ी है। आप देखिए एबिटा फ्रंट पर कितना स्ट्रॉन्ग जंप मिला है। 50 करोड़ से बढ़कर जो एबिटा है वो 117 करोड़ रहा है और एबिटा मार्जिन में भी 15% की ग्रोथ दिखी है, यानी 8% से बढ़कर जो एबिटा मार्जिन हैं वो 15% के आसपास रहे हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस आज जेके लक्ष्मी सीमेंट में आ सकती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर एक कमेंट लेंगे। एक आप देख लीजिए धनलक्ष्मी बैंक को भी, यहाँ पर भी घाटे से मुनाफे में बैंक आया है। 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले 6 करोड़ का मुनाफा बैंक को हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम 4% बढ़ी है। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी देखेंगे तो बढ़े जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। 6.5% से बढ़कर 7% रहा है बैंक का ग्रॉस एनपी सीक्वेंशियल बेसिस पर, और नेट एनपी में भी 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखा गया, यानी 2.78% से बढ़कर 3% के आसपास ये रहा है। तो अच्छे अर्निंग्स रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक के भी। लेकिन सिमी, धनलक्ष्मी बैंक और जेके लक्ष्मी सीमेंट इन दोनों के नतीजे अच्छे आए हैं। अच्छे नतीजों के बाद अगर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होती है इन स्टॉक्स की, तो आप लॉन्ग ट्रेड के लिए किसे पिक करेंगी? देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट में ही जाना चाहेंगे क्योंकि उसमें ट्रेंड भी सही है, अच्छा है, और लगता है कि जैसा परफॉर्मेंस लास्ट कुछ महीनों से या लास्ट कुछ ईयर से दिखाया है, इसमें बहुत सारे क्वार्टर्स अच्छा रिजल्ट्स आए हैं और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी अच्छा रिजल्ट्स आएगा, ऐसा उम्मीद है। धनलक्ष्मी बैंक चार्ट में काफ़ी वीक है और इस क्वार्टर में अगर अच्छा आया भी है तो भी नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होगा ऐसा मैं यहाँ से बैठ के नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें रिसेंट पास्ट में जो भी ट्रेंड नज़र में आ रहा है वो एकदम डाउन ट्रेंड है।
तो डाउन ट्रेंड में अगर रैली मिलता है तो हम लोग टेक्निकली उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे अगर धनलक्ष्मी बैंक में अगर रिजल्ट्स के चलते बहुत ज़्यादा रैली आ भी जाता है तो भी मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। कोई अगर पहले से निवेशित है उनको मैं यही कहूँगी कि यूज़ कीजिए इस रैली में इस बैंक से निकल जाने के लिए। पर जेके लक्ष्मी सीमेंट चार्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, कोई भी डीप मिलता है तो खरीद लीजिए। डीप मिलेगा नहीं शायद आज का रिजल्ट्स के बाद, पर ओवरऑल अगर टेक्निकली मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 410 का, मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए 380 का और टारगेट 470 से 490 का आ सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इतना सा टारगेट दिख रहा है, आ सकता है। अब मैं दो स्पेस की बात करूँगा। देखिए, पहले तो सीमेंट की जिसमें काफ़ी शॉर्ट डेवलप हुए हैं, लेकिन सिमी मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन मैं एक सन फार्मा में आपका आउटलुक चाहूँगा। सिमी, सन फार्मा कल एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में था और आप देखिए 791 का इंट्राडे, 785 का इंट्राडे लो था, वहाँ से 23 रुपये का पुल बैक दिया। आज रिजल्ट्स भी है, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स है दिवाली के आज। जी जी, इस पे आप अगर एक ट्रेड करना है, जस्ट लाइक SBI, तो कैसे करेंगे ट्रेड आप? इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? देखिए, कल का जो ट्रेडिंग सेशन में जो कल पुल बैक देखा था, इसमें 785 का लो बना था, उसके बाद क्लोजिंग आया था 800 के ऊपर। इनफैक्ट एक दिन पहले मैं सन फार्मा में शॉर्ट दिया था और शॉर्ट कैरी करवाया था, पर कल जब ये 800 के आसपास था तब मैंने क्लोज करने का सलाह दिया था और ये 800 में क्लोज करने के बावजूद भी 785 तक लो बनाया था। पर फाइनली जब क्लोजिंग 800 के ऊपर आया था तब थोड़ा सा चैन मिला, क्योंकि हम लोग पहले ही शॉर्ट को कवर करके बंद कर दिए थे। जो भी है वीरेंद्र, चार्ट में ये दिख रहा है कि ये स्टॉक कोशिश ज़रूर कर रहा है 200 डे के ऊपर आके बैठने का, पर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है चार्ट में। और मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जो भी है ये स्टॉक अगर ऊपर जाता भी है 820-25 का रेंज इसके लिए हावी हो सकता है, मतलब वहाँ पे वापस सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अगर वो रेंज क्रॉस नहीं किया तो रिजल्ट्स के बाद मैं वापस इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिस सेलिंग में ये हो सकता है कल का लो भी तोड़ देगा। तो बहुत कॉशियसली प्ले करना है। ऊपर में अगर वो 825 का लेवल होल्ड करता नहीं है, मतलब 825 से 830 के ऊपर जाके मेंटेन नहीं करता है, तो सेल पोजीशन वापस इसमें क्रिएटेड होगा। 785 से भी नीचे का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। अवॉइड करूंगी, लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अवॉइड करेंगे सिमी सन फार्मा को, हालांकि नतीजे आने हो डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग सन फार्मा के आ सकते हैं, ऐसी प्रोजेक्शंस हैं। रोकेंगे शेयर बाजार लाइव को।